हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर्स। आज हम वर्कशीट 83 करने वाले हैं। इस वीक की साइंस की फर्स्ट वर्कशीट है और ये आपकी 8 Feb 2021 के लिए दी गई है। बहुत सारे बच्चों का स्कूल खुल चुका है 9th एंड 11th और आप लोग के पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चे लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम पीरियोडिक टेस्ट में वर्कशीट से आएगा या कहाँ से आएगा। तो देखिए, पीरियोडिक टेस्ट हर स्कूल के अलग अलग होंगे क्योंकि पीरियोडिक टेस्ट जो आपके यूटीज़ होते हैं वो सारे कंडक्ट करवा लिए जाएंगे फैब में। तो वो आपको आपकी टीचर ही बता सकती है कि उसमें कितना सिलेबस आएगा। किसी के लिए 2 चैप्टर आ सकते हैं, किसी के लिए 5 चैप्टर आ सकते हैं और किसी के लिए पूरा सिलेबस भी दिया जा सकता है। ये आपके स्कूल पे और आपके क्लास टीचर पे डिपेंड करता है, आपके सब्जेक्ट टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपको पीरियोडिक टेस्ट में क्या देने वाले हैं। तो इसके लिए आपको स्कूल से ही बताया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी वरी करने की बात नहीं है, आपको ईजी ही टेस्ट दिए जाएंगे और आपको एग्ज़ाम के अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब आज आपका जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है रिवीजन में, इसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। इसमें आप कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमें क्या कहता है, कुछ हमें इंपॉर्टेंट लॉज पढ़ने हैं। आफ्टर सो मैनी एक्सपेरिमेंट टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ मैटर, 2 साइंटिस्ट एंटियोनी एल लोवर्सियर और जोपेस एल प्रोस्ट गेव 2 इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमारे 2 महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों ने हमें कुछ लॉज दिए हैं। उन लॉज को हम पढ़ते हैं। देखिए, जो साइंस है और केमिस्ट्री है वो कहती है कि हर चीज़ के पीछे एक फिक्स्ड रेशो होता है, प्रोपोर्शन होता है, कोई कारण होता है। तो इसी को हम अलग अलग लॉ में, अलग अलग नियम में पढ़ते हैं। और ये जो नियम है ये किसी ने ऐसे लिख के नहीं दे दिया है, इसके लिए बहुत सारे हज़ारों लाखों एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, कई सालों तक रिसर्च की गई है, उसके बाद आपको ये लॉ दिए गए हैं। जैसे कि हमारा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इन अदर वर्ड, द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स which take part in a chemical reaction is always equal to the sum of mass of production which are formed in chemical reaction. That mean जो मास है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, यू हैव टू रिएक्ट A + B, ठीक है, और आपको आउटपुट पे C + D कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो जितना मास A + B का टोटल मास था वो रिएक्शन में जब आपका आउटपुट मिलेगा तो C और + D का जो टोटल मास रहेगा वो अमाउंट हमेशा इक्वल रहेगा। सम टाइम आप बोलोगे कि मैंने 5 ग्राम लिया था, A जो था वो 5 ग्राम लिया था + B 2 ग्राम लिया था, लेकिन जो मेरा C बना वो 7 ग्राम ना बन के, यहाँ टोटल 7 ग्राम है, वहाँ पे मेरा 6 ग्राम बना। तो 1 ग्राम मास कहाँ चला गया? तो वो होगा कि आपका कोई गैस इवॉल्व हुई होगी, कोई गैस निकली होगी, यहाँ पे टेम्परेचर जनरेट हुआ होगा, हीट इवॉल्व हुई होगी। तो हमारा जो मास है वो हमेशा कंजर्व रहता है। जितना आपके रिएक्टेंट में मास था उतना ही प्रोडक्ट में मास होगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो हम इसे बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, बस वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सम ऑफ मासेस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट यानी NaSO4 अगर हम रिएक्ट करते हैं एंड सोडियम क्लोराइड ऑलवेज इक्वल, यहाँ पे जो बनेगा हमारा वो हमेशा इक्वल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन वो क्या है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सम टाइम कुछ सॉलिड चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं गैस में और गैस को हम मेज़र नहीं करते हैं और हम बोलते हैं कि मास कम हो गया या ज़्यादा हो गया, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम अनदर फॉर्म। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मास है कि हमेशा कोई भी चीज़ कंजर्व रहेगी, उसी तरीके से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। अकॉर्डिंग टू लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन अ केमिकल रिएक्शन द एलिमेंट आर ऑलवेज present in definite proportion of mass in two masses of different contents। देखिए क्या होता है, हमेशा कोई भी चीज़ फिक्स्ड कंस्टेंट में होगी। मैं इसको सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं कि H2O, तो यहाँ पे वाटर का क्या प्रोपोर्शन है, 2 है, और ऑक्सीजन का क्या है, 1 है। तो हमेशा ये एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन 2:1 में होंगे, तभी वाटर बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपने HO ले लिया तो वो वाटर होगा, तो वो कुछ और बन जाएगा। तो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा तभी कोई फिक्स्ड केमिकल जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, इट विल ऑलवेज लिबरेट 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अगर आप 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज करोगे तो इतना आपको ऑक्सीजन मिलेगा, इतना हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, ये फिक्स्ड है। इसका रेशो हमेशा जो है, प्रोपोर्शन है, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। यही हमारा कहता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम। John Dalton was scientist who provide an explanation for the both above law। जो डाल्टन थे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हम पढ़ेंगे, डाल्टन हैं, उन्होंने दोनों लॉ को सेटिस्फाई करते हुए केमिकल कॉम्बिनेशन पे अपनी कुछ लॉज दिए थे 1808 में। ही पोस्टुलेट हिज थ्योरी डिविजिबिलिटी मैटर अप टू स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल एटम। इन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ जो है वो एक स्मॉल या स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनी हुई है, जिसका नाम क्या है, एटम। इन्होंने कहा हर चीज़ एक स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है, जिसका नाम क्या है, एटम है। बेसिक पोस्टुलेट ऑफ एटॉमिक थ्योरी आर, और अगर हम इनकी बेसिक थ्योरी कहें, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमेशा आपको काम आएगी क्योंकि ये बेस है, दिस इज़ अ बेस ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने कहा एवरी मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। कोई भी चीज़ बहुत छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, जिसका नाम क्या है, एटम है। एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और जो हमारा एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको ना तो भाई हम तोड़ सकते हैं ना बना सकते हैं। ठीक है, ना तो हम खुद कुछ बना सकते हैं ना खुद कुछ तोड़ सकते हैं, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, केमिकल प्रॉपर्टी। हर एटम की आइडेंटिकल मास होता है, डिफरेंट मास होता है और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, केमिकल प्रॉपर्टीज। Atom combine in the ratio of small whole number to form a compound. The relative number of type of atom are constant in a given compound. ठीक है, और the interpretation of law of conservation of mass is hidden in the second postulate Dalton atomic theory. Similarly, last postulate of Dalton atomic theory hints towards the law of constant proportion कि ये relative number of atom constant is given compound, ये हमें क्या बता रहा है, constant proportion के बारे में बता रहा है। atom combine in ratio very small whole number from a compound। तो ये जो कुछ बेसिक लॉ हैं, ये डाल्टन ने अपने पोस्टुलेट में दिया, या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में दिया, जो आपको याद करना होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाएगा कि क्या होती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो ये आपको 4-5 पॉइंट एक्सप्लेन करने होंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और 3 क्वेश्चंस जो आपके ऊपर हैं ये आपके कैसे हैं, ये आपको आंसर करना है। तो एक एक करके सॉल्यूशन देख लेते हैं। कोविड के लिए आपका मैसेज है कि टू वियर मास्क, फाइट अगेंस्ट कोविड। लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, गिव एन एग्जांपल। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास ना तो ख़त्म किया जा सकता है ना तो क्रिएट किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। For example, the sum of mass of barium chloride and sodium sulfate react after this reaction. The sum of mass of barium sulfate and sodium प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, आप कोई भी रिएक्शन लाइक A+B कर रहे हो और आपका C+D बन रहा है, तो इसका मास प्लस इसका मास हमेशा कंजर्व रहेगा या इक्वल ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास। डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास यानी कोई भी चीज़ एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ 2:1 का रेशो फॉलो होता है। CO2 की बात करें तो 2:1 का रेशो फॉलो होता है, सॉरी 1:2 का। फॉर एग्जाम्पल इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, अगर आप 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज कर रहे हैं तो 8 ग्राम ऑक्सीजन और 1 ग्राम हाइड्रोजन ही लिबरेट होगी, यानी 8:1 का रेशो ही रहने वाला है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन 3 में बोला है हाउ डज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हेल्प अस अंडरस्टैंड बोथ लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। अभी हमने दो पढ़े, फिक्स्ड रेशो का और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैसे दोनों लॉ को फॉलो करता है? द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज हिडन इन सेकेंड पोस्टुलेट। हमने 5 पोस्टुलेट पढ़े तो उसमें सेकेंड पोस्टुलेट यानी कि सेकेंड पोस्टुलेट हमारा क्या है, यहाँ मैंने ये सेकेंड पोस्टुलेट लिख दिया है। ये हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को फॉलो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास को। और लास्ट जो हमारा लास्ट पोस्टुलेट है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। तो सेकेंड पोस्टुलेट और ये लास्ट पोस्टुलेट है। एटम आर इनविजिबल पार्टिकल विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहता है। और हमारा दूसरा फिक्स्ड रेशो का प्रोपोर्शन था तो वो द रिलेटिव नंबर ऑफ टाइप ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। तो यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है, तो दोनों ही हमारे फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ अ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, देखिए 7 ग्राम अगर आपकी नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी 3 ग्राम हाइड्रोजन से, ठीक है, तो हमारा क्या बना रहा है? तो यहाँ पे हमारा बना रहा है 10 ग्राम एमोनियम। 7 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन तो बना रहा है 10 ग्राम एमोनियम NH3, ठीक है। आगे बोल रहा है इफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन तो कितना बनाएगा? तो देखिए यहाँ पे 7 ग्राम जब हमारा रिएक्ट करेगा तो वो 3 से ही रिएक्ट कर पाएगा और 10 ग्राम ही बनाएगा। बाकी का जो 7 ग्राम है यहाँ पे अब हाइड्रोजन आपको कितना दे दिया है? 10 ग्राम दे दिया है, तो 10 में से केवल 3 ही यूज होगा, बाकी का 7 ग्राम क्या होगा? अनयूज्ड रह जाएगा। व्हेन 7 ग्राम नाइट्रोजन इन कंबाइन विथ 10 ग्राम हाइड्रोजन 10 ग्राम ऑफ अमोनियम, अगेन 10 ग्राम ही हमारा एमोनिया बनने वाला है और 7 ग्राम हाइड्रोजन अनयूज्ड रह जाएगा, ठीक है। अगले में बोला है इफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन, अगर 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है 8 ग्राम 3:1 का, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ पे 3:8 का लॉ फॉलो हो रहा है। उसके बाद वो बोलता है कि अगर 12 ग्राम कार्बन, आपका 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है कितना? 32 से, तो 12 और 32 अगर आप इसे कट करोगे, ठीक है, 8 16 24 बट 8 16 24 8 से करोगे तो आपका ये फिर से मतलब कट करोगे तो ये भी 3:8 का रेशो ही बनेगा। तो यहाँ पे कितना बनेगा? 44 ग्राम, ठीक है। 3 + 8 11, 12 + 32 44 ग्राम आपका बनने वाला है CO2। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। रेशो क्या कौन सा हो रहा है? 3:8 इज फॉलो इन दिस रिएक्शन, ठीक है। दिस इज गवर्न बाय लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन 3:8 रेशो, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो यहाँ 3:, यहाँ कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है, ठीक है। इट इज क्लियर। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट नंबर 83, ठीक है। और इस वर्कशीट में मैंने आप लोग के जो लास्ट वर्कशीट में क्वेश्चन पूछे थे कि आपको सिंबल्स बताने थे, तो उसका आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किया है। वेरी गुड फॉर लास्ट आंसर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि डाल्टन के कोई 2 पोस्टुलेट आपको लिखने हैं। डाल्टन के 2 पोस्टुलेट्स। राइट डाउन द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 2 पोस्टुलेट इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।